हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। सो ये है डे 2 ऑफ 10 डेज 10 टॉपिक सीरीज फॉर मॉड्यूल कोड M3R5 पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम, और हमने फ्लो चार्ट में यूज़ होने वाले सारे सिंबल्स को डिस्कस किया था। और मैंने आपको लास्ट में एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया था कि आपको फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर के लिए फ्लो चार्ट क्रिएट करना है, ठीक है। तो आई होप सो आपने उस क्वेश्चन को ट्राई करा होगा। आज मैं स्टार्ट करूंगी इस क्लास को उसी क्वेश्चन के साथ। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। तो यहाँ पे देखो, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था किस तरीके से आप फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हो किसी नंबर के लिए। तो यहाँ मैंने उसे मेंशन कर दिया है। देखो, फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर n, किस तरीके से आप किसी नंबर n का फैक्टोरियल निकालोगे। तो यहाँ पे n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू अप टिल 1 तक आप उसे मल्टीप्लाई करते जाओगे। जैसे कि यहाँ पे है 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 24। तो यहाँ पे समझते हैं इसकी एल्गोरिथम को। तो यहाँ पे बात करते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के एल्गोरिथम के बारे में। सबसे पहले आपको एक पॉइंट क्लियर करना है कि आपको एल्गोरिथम हमेशा जर्नलाइज मैनर में लिखनी होती है। आप हमेशा एल्गोरिथम नंबर n या नंबर x के लिए लिखेंगे। आप कभी भी एल्गोरिथम किसी भी स्पेसिफिक नंबर के लिए नहीं लिखेंगे, बिकॉज आपके एल्गोरिथम हमेशा जर्नलाइज होनी चाहिए, ठीक है। मतलब वो किसी भी नंबर पे आराम से अप्लाई हो सके। तो यहाँ बात करते हैं एल्गोरिथम के बारे में, और आपको एल्गोरिथम का स्टेप 1 हमेशा स्टार्ट से ही लिखना होता है, और आपको लास्ट स्टेप हमेशा स्टॉप या फिर एंड लिखना होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे है स्टेप 1 स्टार्ट, स्टेप 2 रीड द नंबर n, स्टेप 3 इनिशियलाइज i इज इक्वल टू 1, फैक्ट इज इक्वल टू 1। तो आपने यहाँ पे दो वेरिएबल ली हैं i और फैक्ट, और आपने दोनों की वैल्यू को 1 से इनिशियलाइज कर दिया है। स्टेप 4 है रिपीट स्टेप 4 थ्रू 6 अंटिल i इज इक्वल टू n। तो आपको स्टेप 4 को स्टेप 6 तक रिपीट करना है जब तक i की वैल्यू n ना हो जाए। उसके बाद स्टेप 5 है i इज इक्वल टू i प्लस 1, स्टेप 6 है फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू i, और स्टेप 7 है आपका प्रिंट फैक्ट, और सबसे लास्ट में स्टेप 8 है स्टॉप, ठीक है। तो अब बात करते हैं एक नंबर n की। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, n इज इक्वल टू, लेट सपोज मैंने 3 ले लिया। तो हम चेक करेंगे क्या एल्गोरिथम सही से वर्क कर रही है। तो आपको पता है कि 3 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है क्या, 3 इंटू में 2 इंटू 1, तो मतलब इसकी वैल्यू 6 होती है। तो चेक करते हैं क्या इस एल्गोरिथम की हेल्प से इसकी वैल्यू 6 आती है या फिर नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने इनिशियलाइज किया है i की वैल्यू 1 के साथ और फैक्ट वेरिएबल की वैल्यू 1 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप 4 में क्या होगा, आपको स्टेप 4 को जब तक रिपीट करना है स्टेप 6 तक, जब तक i की वैल्यू n ना हो जाए। तो यहाँ पे कंडीशन है i इज इक्वल टू n। उसके बाद यहाँ पे है आपकी i इज इक्वल टू i प्लस 1 वाली कंडीशन। उसके बाद यहाँ पे है फैक्ट की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या होगा, आपका i इज इक्वल टू n वाली कंडीशन चेक होगी। तो अभी क्या है, यहाँ पे i की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू 3 है। तो क्या 1 इज इक्वल टू 3 है? नो। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, नीचे आ जाओगे स्टेप 5 पे, और आप यहाँ पे i की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट कर दोगे। तो i इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 हो गया, और फैक्ट की वैल्यू आपको फैक्ट इंटू i करनी है। मतलब फैक्ट की वैल्यू है 1 इंटू आई की वैल्यू हो गई 2, तो i इंटू फैक्ट मतलब 1 इंटू 2 हो गया 2। उसके बाद वापस से आप ऊपर जाओगे स्टेप 4 में, और यहाँ पे फिर से कंडीशन चेक होगी क्या i की वैल्यू n के इक्वल है। तो अभी वैल्यू इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे आप स्टेप 5 पे आओगे, और यहाँ पे i की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी, और फैक्ट की वैल्यू हो जाएगी फैक्ट इंटू आई, मतलब 2 इंटू 3 6 हो जाएगी। उसके बाद वापस से ऊपर जाओगे आप स्टेप 4 पे, और यहाँ पे आप चेक करोगे कंडीशन। तो क्या i की वैल्यू 3 इज इक्वल टू n की वैल्यू 3 है? तो है। मतलब आप अब नीचे स्टेप 5 और स्टेप 6 में नहीं आओगे, और डायरेक्टली आप जंप करोगे स्टेप नंबर 7 पे,
और स्टेप नंबर 7 बोलता है प्रिंट कर लो फैक्ट की वैल्यू। तो मतलब आपको 6 को प्रिंट करना है, ठीक है। तो फैक्ट की वैल्यू इस टाइम क्या है, 6 है, तो 6 आपका प्रिंट हो जाएगा, मतलब आपने आंसर निकाल लिया। तो हमारी n की वैल्यू 3 के लिए यहाँ पे फैक्ट की वैल्यू 6 आ गई, मतलब आपके एल्गोरिथम सही तरीके से काम कर रही है, ठीक है। और एंड में यहाँ पे स्टॉप हो गया। तो अब बात करते हैं फ्लो चार्ट के बारे में। और आप सब जानते हैं कि फ्लो चार्ट क्या होता है, ग्राफिकल या फिर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है एल्गोरिथम की। तो यहाँ पे जो आपने स्टेप्स फॉलो करे हैं एल्गोरिथम में, वही सेम स्टेप्स है यहाँ फ्लो चार्ट में भी। तो यहाँ पे सिंबल्स का इस्तेमाल करके हमने फ्लो चार्ट क्रिएट करा है। तो यहाँ पे देखो सर्कल या ओवल बोल लो, आपने स्टार्ट किया यहाँ पे फ्लो चार्ट को। उसके बाद यहाँ पे डेटा को रीड किया है आपने, यहाँ पे आप n लिख लो, आपने रीड करा है n को। उसके बाद आपने यहाँ पे बॉक्स की हेल्प से क्या किया है, ऑपरेशन किया है। तो आपने इनिशियलाइज किया है i और फैक्ट को, तो ये भी एक ऑपरेशन है। तो i की वैल्यू 1, फैक्ट की वैल्यू 1। इसके बाद आपने डिसीजन के लिए डायमंड का इस्तेमाल किया है यहाँ पे, इज i इज लेस देन n, क्या i की वैल्यू n से छोटी है। अगर येस तो आप यहाँ पे आओगे नीचे, या फिर अगर नो तो आप डायरेक्टली प्रिंट कर दोगे फैक्ट को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, i की वैल्यू अगर n से छोटी है तो आप i की इज इक्वल टू i प्लस 1 करोगे, और फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू i करोगे। और उसके बाद आप क्या करोगे, प्रिंट करोगे फैक्ट की वैल्यू को। जिस भी पॉइंट पे आपकी i की वैल्यू n के इक्वल हो जाएगी, आपको तभी क्या करना है, प्रिंट करना है फैक्ट, और सबसे एंड में आपको स्टॉप करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिंबल्स का ध्यान रखना है, किस तरीके से आपने कौन से सिंबल में कौन सा ऑपरेशन लिखना है या फिर कौन सा कीवर्ड लिखना है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर के लिए फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम को क्रिएट कर सकते हो। तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो यहाँ पे बात करेंगे एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट टू फाइंड फिबोनाची सीरीज। तो यहाँ पे आपको फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम लिखनी है फिबोनाची सीरीज के लिए, ठीक है। तो फिबोनाची सीरीज समझेंगे क्या होती है, और यहाँ पे आपको एक और क्वेश्चन मिल सकता है फिबोनाची सीरीज से, जिसमें आपको बोल सकते हैं कि आप पाइथन फंक्शन क्रिएट करो और फिबोनाची सीरीज को क्रिएट करके दिखाओ। तो ऐसा क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड है। तो सबसे पहले हम समझेंगे फिबोनाची सीरीज होती क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो फिबोनाची सीरीज में फर्स्ट 2 टर्म्स फिक्स होती है, ठीक है। फर्स्ट टर्म इज 0 एंड सेकेंड टर्म इज 1। उसके बाद जितनी भी टर्म्स आएंगी वो कैसे आएंगी, प्रीवियस या फिर लास्ट 2 टर्म्स को ऐड करने पे आएंगी। तो यहाँ पे 0 और प्लस 1 किया तो 1 आ गया, 1 प्लस 1 किया तो 2 आ गया, 2 प्लस 1 3 आ गया, 2 प्लस 3 5 आ गया, 3 प्लस 5 8 आ गया, 5 प्लस 8 13 आ गया, 13 प्लस 8 21 आ गया, 21 प्लस 13 34 आ गया, और 34 प्लस 21 55 आ गया। इसी तरीके से अगर कंटिन्यू करते हैं तो 34 प्लस 55 कितना हो जाएगा आपका, 89 यहाँ पे आ जाएगा प्रीवियस 2 टर्म्स को ऐड करने पे, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करने पे आपके पास क्या आ गया, 89 आ जाएगा। तो यहाँ अगर मैं लिख दूँ कि नेक्स्ट टर्म कैसे आएगी, तो देखो यहाँ पे, तो नेक्स्ट टर्म यहाँ पे कैसे आएगी फिबोनाची सीरीज में, तो वो आएगी ऐड प्रीवियस 2 टर्म्स, ठीक है। प्रीवियस 2 टर्म्स को आप ऐड करेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो ये PRE है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे समझते हैं इसके एल्गोरिथम को। तो देखो यहाँ पे क्या है, स्टेप 1 आपका स्टार्ट है और लास्ट स्टेप आपका क्या है, एंड या फिर स्टॉप कीवर्ड के साथ आप उसे लिखोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो आपने क्या किया है, स्टेप 2 में आपने i इज इक्वल टू 0 किया है, num1 की वैल्यू 0 करी है और num2 की वैल्यू आपने 1 करी है। तो ये 0 आपकी फर्स्ट टर्म है और 1 आपकी सेकेंड टर्म है। उसके बाद आपने वाइल लूप का यहाँ पे इस्तेमाल किया है।
वाइल लूप क्या होता है, ये एक टाइप का लूप होता है जिसकी हेल्प से आप किसी भी ऑपरेशन को रिपीट करवा सकते हो, मतलब आइट्रेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं हम वाइल लूप का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने ऑपरेशन लगाए हैं फिबोनाची सीरीज़ के लिए, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आप यहाँ पे चाहो तो i लेस देन n भी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, आप क्या करें, यहाँ पर n की वैल्यू आप कर दीजिए 5 पे सेट कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब हम क्या करने वाले हैं, n इज इक्वल टू 5 के लिए चेक करेंगे क्या आता है इसका रिजल्ट। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, num1 की जो वैल्यू है वो यहाँ आ जाएगी, num2 की वैल्यू यहाँ आ जाएगी, यहाँ पे आपके पास क्या है, i है, और इसके बाद सबसे पहले आपने कंडीशन को यहाँ लिख दो, ठीक है। तो कंडीशन हमारी यहीं पे आ जाएगी, या फिर उसे एंड में लिख दो कंडीशन को आप, ठीक है। कंडीशन को आप एंड में लिख दो यहाँ पे, तो i इज़ लेस देन n, कंडीशन यहाँ पे आ गई। तो हमारे केस में n 5 है, तो i इज़ लेस देन 5 हमारी कंडीशन बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, आपके पास सबसे पहले num1 की वैल्यू 0 है, num2 की वैल्यू 1 है, i की वैल्यू 0 है, ठीक है। सबसे पहले कंडीशन चेक होगी i इज़ लेस देन n वाली, तो यहाँ पे 0 इज़ लेस देन 5 है, हाँ ट्रू है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले num1 की वैल्यू प्रिंट करोगे, तो यहाँ पे आपकी सीरीज़ बन के आएगी ऑन द स्क्रीन। तो यहाँ पे num1 की वैल्यू 0 प्रिंट हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, num1 की वैल्यू में num2 की वैल्यू आएगी, तो num1 की वैल्यू में num2 मतलब 1 आ जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, यहाँ पे आपको है num2 की वैल्यू क्रिएट करनी है, तो num2 इज इक्वल टू num1 प्लस num2 है, लेकिन यहाँ पे जो num1 है ना, ये आपकी num1 की प्रीवियस वैल्यू है। तो यहाँ पे 1 प्लस 0 कितना होता है, आपका 1 होता है। उसके बाद आपने i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करना है 1 से, तो अब i हो गया है 1। फिर वापस से ऊपर जाओगे, आप वाइल लूप चेक करोगे, क्या 1 इज़ लेस देन 5 है, यस ट्रू है। तो आप क्या कर दोगे, num1 की वैल्यू को प्रिंट करोगे, तो यहाँ पे 1 प्रिंट हो गया, ठीक है। num1 की वैल्यू आप प्रिंट करते जा रहे हो, यही आपकी सीरीज़ बनेगी। उसके बाद आपने क्या करना है, num1 में num2 को डलवाना है, तो num1 में num2 आ जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा, और num2 में क्या आ जाएगा, num1 प्लस num2, तो num2 में आ जाएगा num1 जो कि 1 था, प्लस में num2 की वैल्यू 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। इसके बाद i की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट, ऊपर जाएंगे कंडीशन को चेक करेंगे, यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे प्रिंट कर दोगे आप num1 की वैल्यू को, उसके बाद num1 में num2 आ जाएगा, एंड देन num2 इज इक्वल टू num1 प्लस num2, तो 2 प्लस 1 कितना होता है, आपका 3 होता है। फिर i की वैल्यू इंक्रीमेंट 1 से, उसके बाद ऊपर जाके वाइल लूप में कंडीशन को चेक करेंगे, तो कंडीशन आपकी हो गई ट्रू। उसके बाद आप क्या करोगे, num1 की वैल्यू को प्रिंट कर दोगे, तो 2 आपका प्रिंट हो गया। उसके बाद num1 में num2 मतलब 3 आ गया। फिर num2 की वैल्यू 3 प्लस 2 कितना होता है, 5 होता है। देन आप क्या करोगे, यहाँ पे i की वैल्यू इंक्रीमेंट, ऊपर जाके कंडीशन चेक, 4 इज़ लेस देन 5 होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे num1 की वैल्यू आपकी फिर से स्क्रीन पे आएगी, तो यहाँ पे आपने num1 की वैल्यू को प्रिंट कर दिया। और फिर क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पे आपके पास num1 में num2 की वैल्यू आपने डलवा दी, एंड देन यहाँ पे num2 इज इक्वल टू num1 प्लस num2, तो कितना हो गया 8 हो गया। i की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट 5, फिर आप ऊपर जाओगे कंडीशन चेक करोगे, 5 इज़ लेस देन 5, क्या ये कंडीशन ट्रू है, नो इट इज़ नॉट ट्रू। तो जैसे ही वाइल लूप की कंडीशन आपकी फॉल्स होती है, आप यहाँ पे कोई भी स्टेप फॉलो नहीं करोगे, डायरेक्टली आप लूप से बाहर जंप करोगे और स्टेप 4 में एंड या फिर स्टॉप कर दोगे, मतलब आपके सीरीज़ का यहाँ पे एंड हो गया और आपके जो 5 टर्म्स थे ना वो आपके स्क्रीन पे आ गए। तो यहाँ पे n का मतलब क्या है कि आपको n टर्म्स मिल जाएगी फिबोनाची सीरीज़ की। तो यहाँ पे 11 का मतलब क्या है कि आपको कितनी टर्म मिलेगी यहाँ पे, तो यहाँ पे i इज़ लेस देन 11 का मतलब क्या है कि आपको यहाँ पे 11 टर्म्स मिल जाएंगी, ठीक है।
तो इस तरीके से हमने समझ लिया एल्गोरिथम ऑफ फिबोनाची सीरीज़ को। अब बात करते हैं यहाँ पे हम फ्लो चार्ट ऑफ फिबोनाची सीरीज़ के बारे में। तो आपने जो एल्गोरिथम लिखी है ना, उसी को आपने पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट किया है थ्रू फ्लो चार्ट। तो यहाँ पे स्टार्ट करोगे आप, उसके बाद आपने बॉक्स में इनिशियलाइज किया है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1, i की वैल्यू 0। तो यहाँ पे हमने num1 को x लिया है, num2 को y लिया है। उसके बाद डिसीजन के लिए आपने डायमंड का इस्तेमाल किया, वाइल लगाया, i इज़ लेस देन 11, तो प्रिंट करनी है आपको x की वैल्यू, मतलब num1 है एक तरीके से यहाँ पे। उसके बाद x इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू x प्लस वाई, i प्लस प्लस, ठीक है। और जिस भी पॉइंट पे आपकी i की वैल्यू n के इक्वल हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, आप वहाँ पे स्टॉप कर जाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने फिबोनाची सीरीज़ को समझ लिया। तो अगर आपको एक बार एल्गोरिथम क्लियर हो जाएगी तो उसके बाद आप उसी एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके सिंबल्स को यूज़ करके फ्लो चार्ट को आराम से बना पाओगे, ठीक है। तो मेन फोकस आपको एल्गोरिथम पे रखना है, ठीक है। तो आई होप सो आपको फिबोनाची सीरीज़ और फैक्टोरियल दोनों प्रोग्राम क्लियर हो गए होंगे किस तरीके से हमने एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट क्रिएट किए हैं। तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो और समझ सकते हो किस तरीके से आप फ्लो चार्ट क्रिएट करोगे अपने क्वेश्चन के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे यहाँ पे कंपाइलेशन एंड लिंकिंग इन पाइथन के बारे में, ठीक है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका पाइथन का, और नेक्स्ट क्लास से हम फाइनली स्टार्ट कर देंगे अपने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के इंट्रोडक्शन के साथ, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या करा है, बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग को समझ लिया है। तो यहाँ पे देखिए कंपाइलेशन का मतलब क्या होता है, द सोर्स कोड इन पाइथन इज सेव्ड एज अ .py फाइल। तो आपको ये समझना होगा कि जब भी हम कोई भी सोर्स कोड लिखते हैं पाइथन में तो उसे हम सेव करते हैं .py एक्सटेंशन के साथ, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से समझ लो। विच इज़ देन कंपाइल्ड इनटू अ फॉर्मेट नोन एज अ बाइट कोड इज़ देन कन्वर्टेड टू मशीन कोड। तो जो आप कोड करते हो पाइथन लैंग्वेज में वो होता है आपका सोर्स कोड, ठीक है। उसके बाद वो कंपाइल हो जाता है और कंपाइल होके वो कन्वर्ट होता है बाइट कोड में, और उसके बाद बाइट कोड आपका कन्वर्ट होता है किसमें, मशीन कोड में, क्योंकि आपके जो मशीन है वो फाइनली बाइनरी लैंग्वेज मतलब मशीन कोड 0-1 की लैंग्वेज को ही समझ पाता है। आफ्टर द कंपाइलेशन द कोड इज स्टोर्ड इन .pyc फाइल। जब आपके .py फाइल जो आपकी सोर्स कोड की फाइल है उसका कंपाइलेशन होता है, उसके बाद वो फाइल कन्वर्ट हो जाती है .pyc फाइल में, ठीक है। एंड इज रीजनरेटेड व्हेन द सोर्स इज अपडेटेड। तो जैसे ही आपका सोर्स अपडेट होगा उसके बाद आपकी कंपाइलेशन वाली फाइल भी रीजनरेट हो जाती है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कंपाइलेशन करना। तो कंपाइलेशन में बेसिकली होता है क्या है, कंपाइलेशन से आपको पता लगती है क्या क्या सिंटेक्स एरर्स अवेलेबल है आपके सोर्स कोड में, ठीक है। तो जब भी हम कंपाइल करेंगे आपको वहाँ पे सारी सिंटेक्स एरर समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो अब बात करते हैं यहाँ पे लिंकिंग के बारे में। द बाइट कोड इन द .pyc फाइल इज देन लोडेड इनटू द पाइथन रन टाइम एंड इंटरप्रेटेड बाय अ पाइथन वर्चुअल मशीन दैट रीड्स ईच इंस्ट्रक्शन इन द .pyc फाइल एंड एग्जीक्यूट्स व्हाटएवर ऑपरेशन इज नीडेड, ठीक है। तो यहाँ पे लिंकिंग का मतलब क्या होता है, जो आपका बाइट कोड आपके .pyc फाइल में अवेलेबल होता है ना, वो लोड होता है आपका पाइथन रन टाइम पे, और उसके बाद इंटरप्रेटर जो है वो उसे इंटरप्रेट करता है। मतलब जो आपका पाइथन वर्चुअल मशीन है वो एक्ट करता है एज अ इंटरप्रेटर, और वो आपके उस बाइट कोड को इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रेट का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि लाइन बाय लाइन वो इंस्ट्रक्शंस को रीड करता जाता है, ठीक है। सो वो उसे रीड करता है जो भी आपके इंस्ट्रक्शंस है आपके .pyc फाइल के अंदर, और एग्जीक्यूट करता है व्हाटएवर ऑपरेशन इज नीडेड। Linking is the final phase where all the functions are linked with their definitions
as the linker knows where all these functions are implemented, this process is called linking. तो linking आपका final phase होता है जहाँ पे आपके सारे functions linked हो जाते हैं, because आपके सारे functions की definitions कहाँ होती है, linker के पास होती है, ठीक है। linker सब जानता है कि कौन सा function कहाँ पे define है और कैसे उस function को implement करना है। तो जब आपके सारे functions उनके definition से linked हो जाते हैं तो इस phase को हम बोलते हैं लिंकिंग होना, ठीक है। तो यहाँ पे कंपाइलेशन से क्या होता है, बेसिकली आप अपने सोर्स कोड में एरर्स को, जो सिंटेक्स एरर्स हैं, उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसके बाद आपका जो प्रोग्राम है, जो सोर्स कोड है, वो कंपाइल हो जाता है .pyc फाइल में और वो बाइट कोड कहलाता है। उसके बाद आपका बाइट कोड कन्वर्ट होता है मशीन कोड में, ठीक है। और लिंकिंग का मतलब क्या होता है कि जो आपके फंक्शंस अवेलेबल हैं आपके कोड के अंदर, उनको जब फाइनली लिंक करते हैं उनकी डेफिनेशंस के साथ, जो कि लिंकर को पता होती है, उस फेस को, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लिंकिंग होना, ठीक है। सो इन कंपाइल्ड लैंग्वेजेस द सोर्स कोड इज टर्न्ड इनटू ऑब्जेक्ट कोड बाय द कंपाइलर। तो आपको इस लाइन का ध्यान रखना है कि कंपाइलर क्या करता है, सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट कोड में, एंड द डिफरेंट ऑब्जेक्ट फाइल, इफ देयर आर मल्टीपल फाइल्स, ठीक है, are linked by the linker and loaded into the memory by the loader for execution। तो लोडर क्या करता है, आपके उन पर्टिकुलर जो आपके फाइल्स हैं, ठीक है, उनको लोड करता है मेमोरी में एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिंकर का अलग प्रोसेस है, लोडर का अलग प्रोसेस है, और कंपाइलर और इंटरप्रेटर अपना अलग काम करते हैं। तो इस तरीके से आपका पाइथन में कंपाइलेशन और लिंकिंग होती है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं डिफरेंस बिटवीन लिंकिंग एंड लोडिंग के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या डिफरेंस है इन दोनों में। फर्स्ट पॉइंट है, द की डिफरेंस बिटवीन लिंकिंग एंड लोडिंग इज दैट द लिंकिंग जनरेट्स द एग्जीक्यूटेबल फाइल ऑफ अ प्रोग्राम, ठीक है। तो जो लिंकिंग है वो आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूटेबल फाइल को क्रिएट करती है, और जो आपकी लोडिंग है वो लोड करती है आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिंकिंग इनटू द मेन मेमोरी फॉर द एग्जीक्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे लिंकिंग क्या करती है, आपकी एग्जीक्यूटेबल फाइल को जनरेट करती है, और लोडिंग क्या करती है, आपकी लोड करती है उस एग्जीक्यूटेबल फाइल को जो लिंकिंग से ऑब्टेन हुई है, उसे मेन मेमोरी में फाइनली एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये काम है लिंकिंग का और लोडिंग का। तो लिंकिंग का काम कौन करता है, लिंकर, और लोडिंग का काम कौन करता है, लोडर। तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, पॉइंट नंबर 2, द लिंकिंग इनटेक्स द ऑब्जेक्ट मॉड्यूल ऑफ अ प्रोग्राम जनरेटेड बाय द असेंबलर, और यहाँ पे कंपाइलर भी ऑप्शन में आएगा आपके पास, ठीक है। तो जो आपका लिंकिंग होता है ना, उसमें क्या होता है, आपके ऑब्जेक्ट मॉड्यूल को वो लेता है एज अ इनपुट, वो ऑब्जेक्ट मॉड्यूल जो आपके असेंबलर या कंपाइलर ने क्रिएट किया होता है। तो असेंबलर हम इस्तेमाल करते हैं असेंबली लैंग्वेज के लिए, और कंपाइलर हम यूज़ करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के लिए, ठीक है। तो पाइथन जैसी लैंग्वेज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कंपाइलर का। However, the loading intakes the executable module generated by the linking। तो आप ऐसे याद कर लो, जो आपके कंपाइलर ने ऑब्जेक्ट कोड को या ऑब्जेक्ट मॉड्यूल को जनरेट किया है, उसे एज अ इनपुट लेता है आपका लिंकर या लिंकिंग प्रोसेस, और जो आपका लोडिंग है वो इनटेक करता है एग्जीक्यूटेबल मॉड्यूल को जो आपका लिंकिंग के थ्रू जनरेट हुआ है, ठीक है। तो लोडिंग में क्या होता है, आपका एग्जीक्यूटेबल मॉड्यूल को लिया जाता है जो आपका लिंकिंग ने जनरेट किया है। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की द लिंकिंग कंबाइंस ऑल ऑब्जेक्ट मॉड्यूल्स ऑफ अ प्रोग्राम टू जनरेट एग्जीक्यूटेबल मॉड्यूल। लिंकिंग क्या करता है, आपके सारे ऑब्जेक्ट मॉड्यूल जो आपके प्रोग्राम के अलग अलग ऑब्जेक्ट मॉड्यूल है, उन्हें कंबाइन करके एक एग्जीक्यूटेबल मॉड्यूल जनरेट करता है। It also links the library function into the object module to built-in libraries of the high-level programming languages, ठीक है।
तो लिंकिंग क्या करता है, आपके लाइब्रेरी फंक्शंस को जो आपके ऑब्जेक्ट मॉड्यूल में अवेलेबल है उन्हें लिंक कर देता है बिल्ट इन लाइब्रेरीज के साथ, ठीक है। कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं लाइब्रेरी फंक्शंस, जिनकी डेफिनेशंस ऑलरेडी बिल्ट इन लाइब्रेरीज में अवेलेबल होती है। तो उन डेफिनेशन से लिंक कौन करता है, आपका लिंकर करता है, ठीक है। तो उस प्रोसेस को आप लिंकिंग कहते हैं। ऑन द अदर हैंड लोडिंग क्या करता है, आपका एलोकेट करता है स्पेस टू एन एग्जीक्यूटेबल मॉड्यूल इन द मेन मेमोरी, ठीक है। तो लोडिंग जो प्रोसेस है वो आपको मेमोरी एलोकेट करवाता है, मतलब स्पेस एलोकेट करवाता है आपका मेन मेमोरी, मतलब आपकी रैम की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है। तो आपको पता है कोई भी प्रोग्राम रन करने के लिए आपके रैम में ही सबसे पहले आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप सो आपको समझ में आया होगा क्या होता है लिंकिंग, लोडिंग एंड कंपाइलेशन और लिंकिंग का एग्जैक्ट प्रोसेस पाइथन में, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आज के लास्ट टॉपिक के बारे में, व्हाट इज डीबगिंग, क्या होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, डीबगिंग मीन्स द कंप्लीट कंट्रोल ओवर द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। तो डीबगिंग का मतलब क्या होता है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन पर कंप्लीट कंट्रोल को बनाना। डेवलपर्स यूज डीबगिंग टू ओवरकम प्रोग्राम फ्रॉम एनी बैड इश्यूज। तो डेवलपर्स यूज करते हैं किसे, डीबगिंग प्रोसेस को, ताकि वो प्रोग्राम को बैड इश्यूज से ओवरकम करवा सके, ठीक है। So debugging is a healthier process for the program and keeps the diseases bugs far away, ठीक है। तो debugging से क्या होता है, आपके प्रोग्राम में अगर कोई bugs आने वाले हैं या आ चुके हैं तो वो रिमूव हो जाते हैं। Python also allows developers to debug the programs यूजिंग द PDP मॉड्यूल। तो PDP मॉड्यूल का इस्तेमाल करके आप अपने प्रोग्राम को डीबग कर सकते हो, दैट कम्स विद द स्टैंडर्ड पाइथन बाय डिफ़ॉल्ट। तो स्टैंडर्ड पाइथन में बाय डिफ़ॉल्ट PDP मॉड्यूल अवेलेबल रहता है। वी जस्ट नीड टू इम्पोर्ट PDP मॉड्यूल इन द पाइथन स्क्रिप्ट। यूजिंग PDP मॉड्यूल वी कैन सेट ब्रेक पॉइंट्स इन द प्रोग्राम टू चेक द करंट स्टेटस, ठीक है। तो PDP मॉड्यूल का इस्तेमाल करके आप ब्रेक पॉइंट्स को सेटअप कर सकते हो अपने प्रोग्राम में, जिससे आपको अपने प्रोग्राम का करंट स्टेटस पता चल जाएगा, ठीक है। तो उसमें अगर बग्स होंगे तो वो आप रिमूव कर पाएंगे। तो बेसिकली एरर्स को रिमूव करने के लिए आप इस्तेमाल करते हो डीबगिंग का। वी कैन चेंज द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बाय यूजिंग जंप, कंटिन्यू स्टेटमेंट एक्सेट्रा। तो यहाँ पे एक बार और मैंने मेंशन कर दिया है, द मॉड्यूल PDP डिफाइंस एन इंटरेक्टिव सोर्स कोड डिबगर फॉर द पाइथन प्रोग्राम। तो पाइथन प्रोग्राम के लिए इंटरेक्टिव सोर्स कोड डिबगर क्या होता है, आपका PDP मॉड्यूल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इतना ही पढ़ना है PDP मॉड्यूल और डिबगिंग के बारे में, ठीक है। तो इतना ही आपके लिए इम्पॉर्टेंट बनता है। तो आज हमने सीखे कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स और फ्लो चार्ट को एग्जैक्टली कैसे बनाते हैं ये आपने समझ लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबके लिए इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सो पेड वीडियो कोर्स इज अवेलेबल फॉर मॉड्यूल कोड M3R5 पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड मॉड्यूल कोड M4R5 इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT। तो आपको कंप्लीट नोट्स मिलेंगे वीडियो कोर्स के साथ। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके नोट्स को ले सकते हैं और C प्रोग्रामिंग वाले स्टूडेंट्स भी नोट्स ले सकते हैं। हिंदी मीडियम में भी नोट्स अवेलेबल हैं और इंग्लिश मीडियम तो अवेलेबल है ही। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलते हैं आपका, देखेंगे। डीबगिंग इज यूज टू, डीबगिंग किस लिए यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर A फाइंड एरर्स फ्रॉम द प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर B चेक द फंक्शनैलिटी ऑफ द प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर C ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, या फिर ऑप्शन नंबर D ऑल ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर A फाइंड एरर्स फ्रॉम द प्रोग्राम्स, ठीक है। तो एरर्स को फाइंड आउट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं आपके डीबगिंग प्रोसेस का, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, एक्सप्लेन द रोल ऑफ लिंकर एंड लोडर इन कंपाइलेशन। तो आई होप सो अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो ये आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है और 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, ठीक है।
नेक्स्ट इज राइट द फ्लो चार्ट दैट फाइंड्स द सम ऑफ द सीरीज। तो सम ऑफ द सीरीज के लिए आपको फ्लो चार्ट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे देखो ऐसे होती है आपकी सम ऑफ द सीरीज। तो एस इज इक्वल टू, ये ऐसे है 1 प्लस एक्स अपॉन में है 1 फैक्टोरियल, उसके बाद प्लस 2 यहाँ पे x अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 3x अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इस तरीके से ये टर्म बढ़ती जाएंगी, ठीक है। तो ये आपकी होती है सम ऑफ द सीरीज। तो आपको इस तरीके से इसके लिए आपको फ्लो चार्ट क्रिएट करना है, ठीक है। तो आप ट्राई करना, और अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं वहाँ पे रिप्लाई कर दूँगी। और अगर आपसे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बन पाता है तो मैं उसे टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी, ठीक है। तो आई होप सो आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। जो भी टर्म्स और कंसेप्ट मैंने बताए हैं आपको उन्हें समझना है और एग्ज़ाम में फॉलो करना है। सो थैंक यू सो मच। अगर ये क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लो ओ लेवल जेएस अड्डा यूट्यूब चैनल को, और आगे आने वाले सारे वीडियोस के लिए बेल आइकन को हिट कर लो। टेलीग्राम पे हमसे जुड़ने के लिए आप इस दिए गए लिंक पर विजिट करो, और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो एक बार फिर से देख लो ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में आसानी हो जाए, और ये क्वेश्चन भी आपका 5 to 7 मार्क्स का बन जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम से आप एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड मान के चलो, ठीक है। तो लगा लो आपके 5 to 10 मार्क्स इन 2 वीडियो से कवर हो गए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे पाइथन प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन, और बात करेंगे किस तरीके से आप वेरिएबल्स क्रिएट करते हो आपके पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। थैंक यू सो मच।